तुम्हें कितनी बार बोला है अदिति कि मेरी व्हाइट शर्ट को बाकी कपड़ों से अलग धोया करो, लेकिन तुम्हें एक ही बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? लेकिन तुम खुद भी तो नहाते हुए वॉशिंग मशीन में अपनी शर्ट को डालकर धो सकते हो ना। हर चीज के लिए पत्नी पर डिपेंड होना जरूरी है क्या? एक पत्नी का काम होता है अपने पति के सारे काम करना, लेकिन उसमें भी तुम्हारे नाटक खत्म ही नहीं होते। वही तो मैं बोल रही हूँ मेरे पति देव कि अगर मेरे इतने ही नाटक तुम्हें नजर आ रहे हैं तो फिर तुम खुद ही अपना काम क्यों नहीं कर लेते? हर काम के लिए मुझ पर डिपेंड क्यों होते हो? तुमसे ना बहस करना ही बेकार है। अरे जरा भाभी को देखो, तन्वी भाभी से भैया को कभी भी कोई शिकायत ही नहीं होती। लेकिन मैं तुम्हारी भाभी नहीं पत्नी हूँ। अगर मुझसे तुम्हें शिकायत है तो तुम्हें खुद ही उस शिकायत को दूर करना होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, समझे तुम? अदिति बोलकर गुस्से में चली जाती है और मानव भी अपनी शर्ट को जोर से पलंग पर पटकते हुए कहता है, हे भगवान, मुझे यही कलेशी औरत क्यों देनी थी? एक प्यारी सी सिंपल सी लड़की से मेरी शादी करवा देता तो क्या ही हो जाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। जब पूरा परिवार साथ में रात का खाना खा रहा था, तभी सारिका ने सबसे कहा, परसों कमला आई थी, आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, तो तन्वी को तो थोड़ा बुखार है इसलिए वो नहीं आ पाएगी। एक काम करो अदिति और मानव, तुम दोनों कल उसकी बेटी के जन्मदिन में चले जाना और कोई अच्छा सा तोहफा भी ले आना। नहीं माँ, मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है, मैं नहीं जा पाऊंगा। आप और पापा क्यों नहीं चले जाते हो? अरे भाई, आखिर तुम्हारी माँ और मैं कब तक ये सारी जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे? अब तुम लोग बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो गए हो, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ करना है। मैं इसमें कोई भी बहस नहीं सुनूंगा, चुपचाप कल चले जाना। मानव भी अपने पिता की बात सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि वो उनसे डरता भी था और उनकी इज्जत भी बहुत करता था। अगले दिन अदिति सुंदर सी तैयार होकर शीशे के आगे खड़ी होती है और मानव ऑफिस से आते ही अपना बैग बेड पर फेंक देता है और कहता है, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है? मानव ये बोलकर बाथरूम में चला जाता है। वहीं अदिति को बहुत बुरा लगता है और वो अपने मन में कहती है, क्या मानव मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मुझसे उनकी अरेंज मैरिज हुई है इसलिए वो मुझसे इतने बुझे बुझे से रहते हैं? आज मैं इतने अच्छे से तैयार हुई थी, उनकी फेवरेट कलर की साड़ी पहनी थी, लेकिन उन्होंने मेरी तारीफ करना तो क्या मेरी तरफ देखा भी नहीं। अदिति को ये बात समझकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। अदिति और मानव अब दोनों ही बर्थडे की पार्टी में जाते हैं। अदिति अपने पति से गुस्सा थी, इसलिए वो पड़ोसन से ही बात कर रही थी। और अदिति, तुझे अपने नए ससुराल में एडजस्ट करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तेरा परिवार अच्छा तो है ना? हाँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं आंटी, और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, और माँ जी और जिठानी भी बहुत प्यारी हैं। अच्छी बात है। बस ऐसे ही अपने परिवार के साथ खुशी से रहो, और कुछ नहीं चाहिए एक सास और एक परिवार को। वहीं खाना खाता हुआ मानव अपने मन में कहता है, आज अदिति मेरे साथ है, लेकिन मेरे साथ थोड़ा भी समय स्पेंड नहीं कर रही। कितना बुरा लग रहा होगा मुझे, ये सोच भी नहीं रही। दोनों ही अपनी जगह सही थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे से प्यार दिखाना आता नहीं था। ऐसे ही एक दिन दोनों इसी के ऊपर लड़ाई कर रहे होते हैं, तभी सारिका और तन्वी उनके दरवाजे के पास आकर कान लगाकर सुनने लगती हैं। लगता है माँ जी आज घमासान युद्ध चल रहा है दोनों का। अरे पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है, कोई बात नहीं, हम भी सुनते हैं, हमारा भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। माँ जी, मेरा तो ठीक है, लेकिन आपका इस उम्र में ये सब कुछ करना शोभा देता है क्या? चलिए चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगर हमारे पतियों ने देख लिया तो बेकार में ही हमें सुनाएंगे। ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही बहू, चल सो जाते हैं, सुबह मुझे भी तो मंदिर जाना है कमला के साथ। अब सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन ऐसे ही अदिति और मानव का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब पूरा परिवार साथ में खाना खाने बैठा तो मानव ने इस सब्जी को देखकर गुस्सा करना शुरू कर दिया। ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने अदिति? तुम्हें पता है ना मुझे बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी तुमने बैंगन बनाई। लेकिन अदिति तो पहले से ही मानव से गुस्सा बैठी हुई थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, किसी भी इंसान की बुराई करने से पहले ये तो पूछ लिया करो उसने ये काम किया भी है या नहीं। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने दाल बनाई है, वो भी तुम्हारी पसंद की, और ये बैंगन की सब्जी जिठानी जी ने बनाई है। अरे तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? तुमसे बस पूछ ही तो रहा था। हर बात पर लड़ाई करनी है, पूरा खाने का मूड खराब कर दिया तुमने। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं, ऑफिस से खाना खाकर आए हो, यही तो काम है तुम्हारा। खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। अदिति भी गुस्से में मानव को तगड़ा जवाब दे देती है। मानव अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन मानव को भूखा देखकर अदिति भी खाना नहीं खाती।
जब सभी लोग अपने कमरे में सो रहे थे, तभी तन्वी और सारिका छत पर मिलते हैं और तन्वी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही झगड़ा बढ़ने लगा है। दाल में कुछ तो काला है। तू तो दाल में काले की बात कर रही है, मुझे तो ऐसा लगता है भरते में कुछ काला है, लेकिन करे तो क्या करे। माँ जी, दोनों को ऐसे लड़ते हुए भी तो नहीं देख सकते ना, कोई ना कोई उपाय तो सोचना पड़ेगा जिससे इन दोनों की लड़ाई बंद हो जाए। दोनों ही सास बहू ऐसे बात करती हैं और अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। यूं ही एक दिन मानव अपना सामान पैक करता है और अदिति उसके कमरे में आकर पूछती है, मुझे बिना बताए कहाँ जा रहे हो मानव? कम से कम बता तो दिया करो, मुझे भी तो पता होना चाहिए मेरा पति कहाँ है। वैसे मैंने तुम्हें व्हाट्सएप करके बताया था, लेकिन तुम्हारे पास मेरे मैसेज चेक करने का टाइम होगा तब ना। तुम्हें क्या लगता है मैं घर के सारे काम छोड़कर हाथ में फोन लेकर बैठी रहूं? हाँ, टाइम नहीं मिला मुझे। देखो, मेरा मूड बहुत अच्छा है, वीकेंड है, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद मैं खुद घर वापस आ जाऊंगा। मानव ये बोलकर अपना बैग लेकर चला जाता है। अदिति को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में रोते हुए खुद से कहती है, शायद मानव किसी और को पसंद करते हैं और उसी के साथ घूमने के लिए गए होंगे। कोई अपनी नई नवेली पत्नी को, जिससे शादी हुए भी साल भी नहीं हुआ, ऐसे अकेला छोड़कर जाता है क्या? अदिति को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसे रसोई में उदास काम करते देखकर तन्वी पूछती है, क्या बात हो गई अदिति? बहुत ज्यादा उदास नजर आ रही है, सब कुछ ठीक है ना? क्या बताऊं भाभी, मुझे बोलकर गया है मैं 2 दिन के लिए दोस्तों के साथ वीकेंड पर बाहर जा रहा हूँ। अरे मेरे साथ भी तो जा सकते थे ना। अदिति को लगा था कि तन्वी उसका पक्ष लेगी, लेकिन तन्वी ने तुरंत अपने देवर का पक्ष लेते हुए कहा, तो क्या हो गया? अपने दोस्तों के साथ घूमने ही तो गया है, तुम्हें छोड़कर भाग थोड़ी ना गया है। तुम बिना हर छोटी बात पर कलेश करने लगती हो। सही बोलता है मानव हमारा। अदिति को और बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे ससुराल में कोई प्यार ही नहीं करता। वो भी सब लोगों से ज्यादा बातचीत करना बंद कर देती है। 2 दिन के बाद मानव वापस आ जाता है। वो अदिति के लिए गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन उसे देने की हिम्मत नहीं कर पाता और वो सब लोगों को उनके तोहफे देता है। बहुत सुंदर घड़ी लेकर आया है तू मेरे लिए मानव, तूने तो दिल खुश कर दिया भाई। और ये चश्मा भी बहुत अच्छा है, ये धूप से बचाएगा भी और नजर का भी है। वहीं कोने में खड़ी हुई अदिति खुद से बोल रही थी, मुझे लेकर नहीं गए, लेकिन कम से कम मेरे लिए कोई तोहफा तो लेकर आ सकते थे। लेकिन फिर भी अदिति ने कुछ नहीं कहा। रात के समय जब पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठ गया, तो अदिति ने सारा खाना मानव की ही पसंद का बनाया था। जैसे ही सब लोगों ने खाना खाया तो तन्वी ने बड़ा सा मुंह बनाकर कहा, इन छोलों में अच्छे से सीटी नहीं लगाई क्या? कितने गंदे छोले की सब्जी बनी है ये, और मसाला भी कच्चा लग रहा है इसका। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है अदिति, तो रसोई में क्या मेकअप करने के लिए जाती हो? और ये देखो, पराठे भी इतने अच्छे से तेल लगाकर सेके नहीं बहू। हमारे घर का तेल मसाला तेरे मायके से नहीं आता जो तू इतनी कंजूसी कर रही है। लगता है तेरी माँ से शिकायत करनी पड़ेगी। क्या बोल रही हो तुम दोनों? इतना भी बुरा नहीं है, चुपचाप खा लो। ऐसा कैसे चुपचाप खा लो? इस घर के सारे मर्द सारा दिन मेहनत करके आते हैं कि कम से कम उन्हें स्वादिष्ट और अच्छा खाना खाने को मिले, और उसमें भी अदिति ने ऐसा खाना परोसा, कैसे चलेगा? अब ठीक कह रही है माँ जी, इस अदिति को बस तैयार होना, इधर उधर रील्स बनाना आता है, इससे घर के काम नहीं होते, ना ही अच्छा खाना बना सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसकी माँ को बुलाकर अच्छे से मीटिंग कर लो, वो इसे समझा कर जाएगी, तब ये अपने आप अपनी हरकतें सुधार लेगी। अदिति को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। सास और तन्वी उसे सुनाए जा रही थी। अदिति पानी लेने के बहाने रसोई में चली जाती है और फूट फूट कर रोते हुए कहती है, आखिर मेरी क्या गलती थी जो मुझे ऐसा ससुराल मिला, और मेरा वो निकम्मा पति। मेरी सास और जेठानी मुझे सुनाए जा रही थी, लेकिन मानव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ऐसे पति का क्या फायदा जो जरूरत पड़ने पर अपनी पति का साथ भी ना दे। अदिति अपने आंसू पोंछती है और खाना खा रहे लोगों के पास पानी लाकर रख देती है। मानव को उसकी आंखों के आंसू तो नजर नहीं आते, लेकिन उसके चेहरे पर सूजन थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी। मानव ने अपने मन में कहा, लगता है घर वालों ने अदिति को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। वो रोक कर आई है बेचारी। इन लोगों को इतना कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। ये लोग तो ऐसे बुराई कर रहे थे जैसे ये खुद कहीं के मास्टर शेफ हो। मानव कमरे में जाता है। वो अदिति को अपना गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन अदिति का मूड खराब देखकर वो अपने मन में बोला, अभी अदिति को गिफ्ट नहीं देता, उसका मूड खराब है। थोड़े समय बाद जब वो ठीक हो जाएगी तब इसे बैग से निकाल कर अपना गिफ्ट दे दूंगा। वो बैग को वापस अलमारी में रख देता है।
सुबह अदिति समय से उठती है, नहा धोकर जैसे ही साड़ी बदलने के लिए वो अलमारी खोलती है, तभी उसे बैग में रखा हुआ वो तोहफा नजर आता है, जो कि एक सुंदर सी मल्टी कलर की साड़ी थी। अदिति ने अपने मन में कहा, इसका मतलब सच में मानव का कहीं चक्कर चल रहा है। अगर ये साड़ी मेरे लिए लेकर आए होते तो मुझे अब तक दे देते। इन्होंने बैग में साड़ी को ऐसे छुपा कर रखा है जैसे किसी और को देने के लिए लाए। अदिति चुपचाप उस बैग को वहीं रख देती है और घर के कामों में लग जाती है। ऐसा रोज होने लगा था। तन्वी और सारिका उसे अक्सर सुनाया करती, जब मानव होता तब भी और जब मानव नहीं होता तब भी। यूं ही एक दिन के बाद जब पूरा परिवार फिर से साथ में खाना खा रहा था, तो अदिति रसोई से रायता लेकर आती है, लेकिन हाथ चिकने होने की वजह से रायता फैल जाता है। लो, फैला दिया रायता माँ जी आपकी बहू ने। अरे मैंने तो तुझे पहले ही बोला था, इससे एक काम ढंग से नहीं होता। अब यहाँ हमें खाना परोसेगी या फिर यहाँ फर्श की सफाई करेगी? बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पहले आप लोगों को खाना खिला देती हूँ और उसके बाद फर्श साफ कर दूंगी। और तुम चाहती हो तब तक ये रायता ऐसे ही फर्श पर फैला रहे? अरे घर में 3 बच्चे हैं, अगर एक का भी पैर रायते पर पड़ गया तो वो फिसल कर गिर जाएगा या फिर पूरे घर में पैर के निशान कर देगा। इसके बस का कुछ नहीं यार तन्वी बहू, मैं तो कहती हूँ अब तू ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ले। इसको बस मेकअप करने बैठने के लिए बोल दो, इससे और कोई काम नहीं हो पाएगा। अब अदिति अपने परिवार वालों के कड़वे ताने बर्दाश्त नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोते हुए देखकर अब मानव का खून भी खौल उठता है। वो खड़ा हो जाता है और कहता है, बस करिए आप लोग, बेकार में अदिति को सुनाए जा रहे हैं। बेचारी इतनी मेहनत से सब लोगों के लिए खाना बना रही है, सब लोगों की पसंद का ख्याल रखती है, फिर भी आप उसे सुना रहे हैं। आप लोगों के अंदर दिल नहीं है क्या? देवर जी, आज तक तो आप कुछ भी नहीं बोलते थे, अब आपके मुंह में जुबान कैसे आ गई? आप लोगों की इज्जत करता था मैं, इसलिए अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरी पत्नी की बेइज्जती करते रहेंगे और मैं सहता रहूंगा। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और अगर आपको इतनी दिक्कत है मेरी पत्नी से तो हम लोग ये घर छोड़कर चले जाते हैं। अदिति को पहली बार मानव का इस तरह से बात करना बहुत अच्छा लगता है। अदिति की आंखों में जो आंसू थे वो खुशी के आंसू में बदल जाते हैं। तभी सारिका और तन्वी मुस्कुराने लगती है। उन्हें मुस्कुराते देखकर अदिति ने कहा, यहाँ मानव घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं और आप दोनों मुस्कुरा रही हैं। आप दोनों ठीक तो है ना? क्या क्या हम जानते थे कि भरते में कुछ काला है। जिस हिसाब से तुम दोनों अक्सर ही लड़ाई किया करते थे, इसलिए हमने ये प्लान बनाया था। क्यों बहू? हाँ माँ जी, यार देखो ना, तभी तो हमारा प्लान काम कर गया। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही झगड़ा बढ़ने लगा है। दाल में कुछ तो काला है। तो दाल में काले की बात कर रही है? मुझे तो ऐसा लगता है भरते में कुछ काला है, लेकिन करे तो क्या करें। माँ जी, दोनों को ऐसे लड़ते हुए भी तो नहीं देख सकते ना, कोई ना कोई उपाय तो सोचना पड़ेगा जिससे इन दोनों की लड़ाई बंद हो जाए। बहू, मुझे जिंदगी का बहुत तजुर्बा है और रिश्तों को संभालने का भी। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे इन दोनों का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और भरते में जो भी काला है वो निकल जाएगा। पर ये तभी होगा जब तू मेरा साथ देने को तैयार हो। माँ जी, अपने देवर और देवरानी के रिश्ते को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस मुझे ये बताइए करना क्या है। और माँ जी ने मुझे प्लान बताया कि अगर मानव और अदिति के रिश्ते को ठीक करना है तो फिर हमें खुद ही अदिति की बुराई करनी होगी, जिस वजह से मानव को खुद बुरा लगेगा, क्योंकि वो दिल ही दिल में अदिति से बहुत प्यार करता है। अगर ये मुझसे प्यार करते तो जो तोहफा मेरे लिए लेकर आए थे मुझे दे देते। अदिति की बात सुनकर मानव हैरान हो जाता है। वो तोहफा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था अदिति, लेकिन कुछ दिनों पहले तुम्हारा मूड बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए मैं तुम्हें वो तोहफा नहीं दे पाया और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। सच बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारा बस ना तो मैं समझ पाई ना ही तुम्हें कभी बता पाई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अदिति, और तुम्हारी तस्वीर देखते ही तुमसे प्यार करने लगा था। तुमसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी से पहले बिना बात के ही रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। चलो अंत बोला तो सब बोला। आखिर इस घर की सास और जेठानी इतनी ज्यादा समझदार है कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से सब कुछ ठीक कर दिया और रिश्तों में कड़वाहट को घुलने से बचा लिया।
और इसी तरह से दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए सुधर जाता है। दोनों के बीच की लड़ाई बंद हो जाती है और ये सब कुछ जेठानी और सास की कारस्तानी और उनके प्लान की वजह से होता है। भरती के अंदर जो भी काला था वो समय रहते ही उसकी सास और जेठानी ने समझ लिया, जिस वजह से उनका रिश्ता ठीक हो गया। कभी कभी हमारे रिश्ते जब खराब होने लगते हैं तभी हमें सोच समझकर उन रिश्तों को ठीक कर देना चाहिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। बहू, मायके जाने के लिए अपना सामान तो उठा रही हो, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, अभी तो साथ में 2 बैग लेकर जा रही हो, लेकिन जब मायके में रहकर वापस आओगी तो साथ में 4 बैग होनी ही चाहिए। माँ जी, आपका हर बार का नाटक है। मैं जैसे ही मायके जाने के लिए अपना सामान उठाती हूँ, आपको मेरे मायके से कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। माना कि पहले नई नई शादी थी, नेक शगन जैसी कई चीजें रहती है, लेकिन अब तो हमें 2 साल का बच्चा है। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें पता है, जो बहू अपने मायके से साथ में कुछ लेकर आती है उसका ससुराल में वजन बढ़ता है। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मुझे मेरी माँ ने कभी खाली हाथ नहीं आने दिया। सच कहूँ तो मेरा आधा संसार मेरी माँ ने दिए हुए चीजों पर ही मैंने बनाया है। और तुम किसी गरीब फैमिली से थोड़ी ना हो। तुम्हारे पिताजी ने शादी में इतना खर्चा किया था, हमें अच्छे से पता है। तुम्हारे मायके वाले बहुत अमीर हैं। मैं उनके सामने कितनी भी इच्छाएं क्यों ना रख दूं, वो मेरी हर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं अभी। और वो क्या है ना बहू, बहू के मायके से आया है, ये बात जब मैं अपनी सहेलियों के सामने, जेठानी के सामने बताती हूँ ना, तो वो जलकर राख हो जाती हैं। उनका उतरा हुआ मुंह देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। अब मायके से कुछ लाया तो पैसों की टेंशन, और नहीं लाया तो इज्जत की टेंशन। लाने में तो मैं मिक्सी, बर्तन, कपड़े ऐसी छोटी मोटी चीजें ला सकती हूँ, लेकिन माँ जी ऐसे छोटी चीजों में खुश भी तो नहीं होती। वैसे इसमें उनकी भी क्या गलती है। मैंने ही इन्हें अपने मायके के बारे में बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता रखा है। तुम भी ना बहू, क्या सोच रही हो इतना, और खुद से बड़बड़ा क्यों रही हो। जल्दी से अपना बक्सा उठाओ, तुम्हारे मायके वालों के पास बहुत पैसा है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस जाओ और तुम्हें जो चाहिए वो हक से मांग लो। इंदुमती की बात सुनकर वैशाली के चेहरे पर टेंशन ही टेंशन दिख रही थी। कुछ सालों पहले वैशाली शादी करके पाठक फैमिली की बहू बनकर आई थी, लेकिन उनकी बहू बनने का सफर इतना भी आसान नहीं था। बड़े ही धूमधाम से शादी, मेहमानों की आवभगत, उसके बाद के कई खर्चे। वैशाली के माँ बाप ने इतना खर्चा करके अपनी बेटी ससुराल भेजी थी, लेकिन वैशाली की सास उसे हमेशा अपनी सहेलियों को, जेठानी को दिखाने के लिए नई नई अलग अलग अच्छी अच्छी चीज चाहिए होती थी। वैशाली जब भी मायके जाने के लिए निकलती है, उसकी सास साथ आते वक्त कुछ न कुछ लेकर आना ऐसी ताकीद उसे देती थी। अपनी सास की बातें सुनकर वैशाली हमेशा टेंशन में आ जाती थी। आज भी वही हुआ। सास का लंबा चौड़ा भाषण सुनकर वैशाली अपनी बैग उठाती है, अपने बच्चों को गोद में लेती है और अपने मायके की तरफ चल पड़ती है। 4-5 दिन मायके में भी रहकर वैशाली एक बड़ी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल वापस आ जाती है। साथ में सास की बताए हुए सभी तोहफे भी लेकर आती है। बहू, मैंने जो जो बताया था सब कुछ सही से लेकर आई हो ना। मम्मी जी, सब कुछ लेकर आई हूँ। आपको नाराज करने की हिम्मत थोड़ी ना है मुझ में। और वैसे भी मेरे मायके में पैसे की क्या कमी है। मेरे माँ बाप पैसे वाले हैं, साथ में दिल वाले भी हैं। हाँ बेटा, तेरे मायके वाले सच में बड़े ही दिल वाले हैं। हम जो मांगते हैं सब कुछ तुरंत दे देते हैं। लेकिन अभी थोड़े धीरे से बात करो। मेरी सहेलियों और जेठानी घर में बैठी है, चलो उनके सामने तुम्हारी लाई हुई चीजों को रख देते हैं। इंदुमती, तू तो बड़ी ही किस्मत वाली है। अपनी बहू के रूप में तुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो मिली है। नहीं तो आजकल की लड़कियां, उन्हें तो सब कुछ पति से हड़पना होता है। मायके से तो वो फूटी कौड़ी भी ना लाए। और एक तुम्हारी बहू है जो अपने मायके वालों को ऐसे लूट रही है, ऐसे लूट रही है कि जब से शादी हुई है तब से मुझे नहीं लगता हमारे सागर ने उसके कमाई से खुद के लिए बनियान भी खरीदी होगी। हाँ, किस्मत वाली तो मैं हूँ ही। मुझे इतने अच्छे समधी जो मिले हैं। महंगाई का जमाना है, लेकिन आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे ये चीज चाहिए और मेरी बहू अपने मायके से लेकर ना आई हो। अब ये एलईडी टीवी ही देख लो। पिछली बार बहू की माँ हमारे घर आई थी तो बस मैंने ऐसे ही अनजाने में उनके सामने कह दिया था कि वो शकुंतला की सीरियल है ना, उसके घर में 62 इंच का बड़ा सा टीवी है। मेरा भी सपना है कि मुझे मेरे घर में ऐसी ही टीवी चाहिए। उन्होंने मेरी बात इतनी दिल पर ले ली कि बहू पिछली बार जब मायके गई थी ना, तब 62 इंच का बड़ा सा एलईडी टीवी उन्होंने साथ में ही भेज दिया।
बहू, तुम्हारे माता पिता आएंगे तो हमें भी मिलवाना। हमें देखना है कौन है कि इतने बड़े दिल वाले जो हमारे किस्मत में नहीं थे। इस बार मैंने बहू से कह दिया था कि बहू कुछ ज्यादा लेकर मत आना। अब अगले महीने बहू की एनिवर्सरी आने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि एनिवर्सरी पर इसके मायके वाले बड़ा खर्चा करेंगे। हमेशा करते हैं। वैसे तो हमें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बहू तो मना करती है। मैं भी बहू को मना करती हूँ कि बहू इतना सब लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके मायके वाले हैं कि सुनते ही नहीं है। उन्हें अपने दामाद के लिए सब कुछ करना होता है। अब ससुराल वाले और दामाद के बीच में क्या ही बोल सकती हूँ। इस घर में जो भी है सब कुछ बहू और बेटे का ही तो है। अच्छा है ना, बहू के मायके के जो पैसा आता है, जो तोहफे आते हैं, उसके ऊपर तुम्हारा गुजारा होता है और सागर का पैसा बैंक में जमा होता है। इंदुमती, तुम मानो या ना मानो, बहू के मामले में तो बहुत किस्मत वाली हो। यहाँ दामाद देते देते थक जाते हैं, लेकिन ससुराल वाले उसे खुश नहीं होते। लेकिन तुम्हारी कहानी में स्टोरी अलग ही है। तुम्हारे बेटे के ससुराल वाले खाने पीने की चीजों से लेकर पहनने की चीजों तक सब कुछ अपने दामाद को दे देते। काश ऐसी किस्मत हमारी भी हो। इंदुमती बहू का लाया हुआ सारा सामान जेठानी और सहेलियों के सामने खोल कर रख देती है। वैसे तो ये सब कुछ लाने के लिए इंदुमती ने ही बहू पर जबरदस्ती की थी, लेकिन सहेलियों के सामने और अपनी जेठानी के सामने एक्टिंग तो ऐसे कर रही थी कि जैसे उसे सभी चीजों की जरूरत ही नहीं है। खैर, ये अब का नहीं था। पाठक परिवार की बहू मायके से आते हुए कभी खाली हाथ नहीं आती, कुछ ना कुछ लेकर आती है। अब ये पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। सिर्फ मोहल्ले में क्या, रिश्तेदारों में भी यही फैला हुआ था कि खाने पीने की चीजों से लेकर पहनने की चीजों तक सब कुछ सागर को उसके ससुराल से मिलता है। एक दिन सागर अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने मार्केट जाता है। तब उसकी मुलाकात उसकी साली के साथ होती है। दीदी, आप भी आई हो शॉपिंग करने, आपने बताया नहीं। अरे, मेरे लिए शॉपिंग करने नहीं आए हैं हम। वो देखो, उस दुकान पर तुम्हारे जीजा जी खड़े हैं, उन्हीं के लिए शॉपिंग करनी है हमें। कुछ ऑफिस वेयर के कपड़े देख रहे हैं। हेलो साली साहिबा, कैसी हो? मैं तो मजे में हूँ, लेकिन दीदी, जीजू के लिए शॉपिंग करने की, कुछ भी खरीदने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो तो वही पहनते हैं जो उनके लिए हमारे घर से आता है। मतलब उनके ससुराल से आए हुए कपड़े पहनकर ही पिछले 4 साल गुजारे हैं जीजा जी ने। शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी भी ससुराल वालों से अलग अलग चीजों की डिमांड करना इन्होंने बंद नहीं किया है। खुद इतने अच्छे कंपनी में जॉब करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन चड्डी से लेकर बनियान तक और ऑफिस बैग से लेकर जूते, सब कुछ चाहिए इन्हें अपने ससुर के पैसों का ही। अरे साली साहिबा, रहने दो ना। क्यों बीच बाजार में अपनी जीजा का मजाक बना रही हो? जो हमें दिखता है ना, उसके पीछे भी एक नजारा होता है। मतलब? छोड़ो ना, तुम नहीं समझोगी। तुम बताओ, तुम्हें कुछ दिला दूं अच्छा सा? ना बाबा ना, मुझे जो चाहिए वो मुझे दिलाने के लिए मेरा पति है। आप अपने लिए पैसे बचा के रखना, ताकि आपको ससुराल वालों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। बीच बाजार में निशा सागर का मजाक बना देती है, लेकिन सागर हंसकर बात टाल देता है, क्योंकि पिछले 4 सालों में सागर के जीवन में यही तो चल रहा था। सागर कुछ भी पहनकर घर से बाहर निकलता था तो लोग सागर का मजाक बनाने के लिए पहले उनसे पूछते थे, सागर भैया ये कहाँ से खरीदा है? और फिर खुद ही कहते थे, अरे इनसे क्या पूछना, उनके कपड़ों के बारे में पूछना है तो उनके ससुर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सब कुछ इनके ससुराल से ही तो आता है। बार बार शर्मिंदा होना, ससुराल के पैसे पर जी रहा है, ये तो ससुराल का आया हुआ है। ये सब बातें सागर के लिए पुरानी हो चुकी है। सागर को जैसे फर्क पड़ना ही बंद हो गया था। ऐसे ही एक दिन, बहू, सवेरे में तुम्हारे कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी मैंने सुना कि तुम्हारी माँ तुम्हें घर बुला रही है। हाँ माँ, वो, अरे नाना, तुम्हें मुझे विस्तार में सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसी सोच रखती हूँ कि जिन माँ बाप ने हमें इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका हाल हवाल पूछने के लिए लड़कियों को महीने में 2-4 बार तो अपने मायके जाना ही चाहिए। अब हमारी बात अलग थी। हम जाते थे तो हमारी सास को काम करना पड़ता था, वो हमें जाने नहीं देती थी। लेकिन भगवान की दया से तुम्हें अच्छी सास, अच्छा ससुराल मिला है, तो पूरा पूरा फायदा उठा लो। मैं तो कहती हूँ कि माँ के फोन का इंतजार ही क्यों करना, जब मन करे तब अपना बैग उठाना और मायके चली जाना। हाँ माँ जी, भाई का बेटे का मुंडन है, तो माँ ने हम सबको बुलाया है 27 तारीख को। 27 तारीख? उस दिन तो मोहल्ले के मंदिर में भजन कीर्तन है, तुम और सागर चले जाना। सागर साथ में जाएगा तो तुम्हारी माँ खाली हाथ नहीं आने देगी, शगुन के पैसे और कपड़े तो पक्का देगी। इस बार जाओगी ना
तो अपने माँ के काम नहीं, बात कराना। अगले महीने तुम्हारी एनिवर्सरी आ रही है, अच्छा खासा गिफ्ट देना। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों को सोने की नहीं डायमंड के लॉकेट करने के लिए कहना। और अब तुम दोनों के लिए वो लोग करेंगे ही तो, बच्चा थोड़ी ना वैसे ही घूमेगा। बच्चे के लिए भी 5-6 ग्राम के सोने की चेन मांग लेना। अपने नानी घर से इतना लाड प्यार हमारे डुग्गू को मिलना ही चाहिए। 2 डायमंड लॉकेट और 5-6 ग्राम की सोने की चेन सुनते ही वैशाली का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसकी सास हमेशा ही कभी टीवी, कभी फ्रिज, कभी कूलर, ऐसे अलग अलग चीजों की मांग करती थी। अब सास के मायके वालों की इज्जत बनी रहे और ससुराल में बहू की चलती रहे, इसलिए बहू बिना मायके वालों को तकलीफ पहुंचाए जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ कर ही लेती थी। लेकिन इस बार उसकी सास की डिमांड बहुत बड़ी थी। जब से सास ने ही लॉकेट और सोने की चेन की बात छेड़ दी थी, तब से चेहरे पर टेंशन लेकर वैशाली पूरे घर में घूम रही थी। ऐसे ही उतरा हुआ मुंह लेकर वैशाली रात के खाने के बाद पलंग पर बैठी थी, तभी क्या हुआ वैशाली? हमेशा हंसता खेलता रहने वाला ये चेहरा आज इतना अचानक से टेंशन में क्यों है? मैंने डाइनिंग टेबल पर भी देखा, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था। जब घर में तुम्हारी माँ जैसी सास होगी तो कौन सी बहू खुशी से रह पाएगी? फिर भी मैं कोशिश करती हूँ खुश रहने की, लेकिन तुम्हारी माँ कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर ही देती है कि मेरे चेहरे की हंसी टेंशन में बदल जाती है। तुम्हें पता है सोने का भाव आसमान तक पहुंच गया है। डायमंड खरीदना हमारे जैसों के लिए कितना मुश्किल है। फिर भी आप तो खरीद सकते हो, IT कंपनी में जॉब जो करते हो। लेकिन मेरे पिताजी, उनकी तो एक छोटी सी दुकान है। अब इस उम्र में उन्हें तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। और माँ जी है कि जब मायके जाती हूँ तब साथ में कुछ न कुछ लाने के लिए कह देती हैं। अरे लेकिन माँ तुमसे जो कुछ भी मांगती है, जो कुछ भी तुम अपने मायके से खरीद कर लाती हो, मतलब उनका नाम करके इस घर में लाती हो, उन सभी चीजों के पैसे तो मेरे जेब से ही जाते हैं ना। तो फिर इसमें तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ कैसी? मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हर बार मेरे मायके की इज्जत रखने के लिए मुझे पैसे दे देते हैं। लेकिन पता है आपको, आज माँ जी ने मुझे मायके से डायमंड के 2 लॉकेट और एक सोने की चेन लाने के लिए कहे हैं। आप ही बताइए अब ये बात ना मैं अपनी माँ को बता सकती हूँ क्योंकि उन्हें टेंशन हो जाएगी, और इतने ज्यादा पैसे मैं आपसे भी तो नहीं मांग सकती क्योंकि जो भी चीज घर में आती है उस चीज में आपका नाम बड़ा नहीं होता। 2 डायमंड लॉकेट और एक सोने की चेन, माँ का दिमाग खराब हो गया है क्या? चलो मैं माँ से बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं, पागल हो गए हो क्या? आपके समझाने से समझ तो जाएंगी, लेकिन माँ जी के सामने मेरे मायके की बेइज्जती हो जाएगी। माँ जी अपनी सहेलियों को सुनाएंगी कि उनकी बहू का मायका कितना गरीब है कि अपनी बेटी को और दामाद को लॉकेट तक नहीं दे पाए। एक काम करिए ना, माँ को समझाने से बेहतर है कि नहीं, इस बार इतनी बड़ी रकम मैं नहीं देने वाला। घर में आने वाला टीवी हो या मुझे मिलने वाले कपड़े, हर एक चीज के पैसे मैं देता हूँ। लेकिन सबकी नजरों में यही हो गया है कि मैं ससुराल की चीजों पर पल रहा हूँ। तुम्हारी वो साली निशा, उसका मुंह फटा हुआ है, किसी से भी कुछ भी कह देती है, इसलिए तुमने उसे भी सच्चाई नहीं बताई है। बीच बाजार में वो मुझे ससुराल का खाने वाला दामाद कह कर गई। मेरे पैसे भी जाते हैं और इज्जत भी जाती है। इस बार मैं पैसे नहीं देने वाला। बस आखिरी बार मेरी इज्जत रख लो, प्लीज मुझे पैसे दे दो। इस बार अगर इतनी महंगी चीज माँ जी को मिल गई तो वो कम से कम 1 साल तो चुप रहेंगी। मतलब 1 साल आपको कुछ खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम आपको, मेरे प्यार की कसम, अब बस इस बार मेरे मायके की इज्जत रख लो। क्या मुसीबत है यार, जेब भी खाली होती है और चीजों पर मेरे नाम का लेबल भी नहीं लगता। बस बस, इतना गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो कार्ड, ज्वेलरी शॉप जाकर पेंडेंट और चेन खरीद लेना। बेचारा सागर दुनिया की नजर में तो ससुराल के पैसों पर जीने वाला दामाद बन गया था, लेकिन वैशाली के ससुराल में आने वाले हर एक चीज के पीछे एक अलग ही सच था। मायके का नाम करके ससुराल में आने वाले हर एक चीज के पीछे खर्च होने वाला सागर का पैसा, जो सच सिर्फ वैशाली के माँ बाप और सागर के बीच में ही था। सागर अपना ही पैसा खर्च करके अपना ही नाम बदनाम कर रहा था, और यह पिछले 4 सालों से चल रहा था। ऐसे ही एक दिन सागर और वैशाली मोहल्ले में एक ही पार्टी में गए। मिस्टर सागर पाठक, आज जिनकी पार्टी है उससे कई गुना ज्यादा तो आप जच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा गुप्ता जी, ससुराल से आया हुआ सूट, ये ब्रांडेड जूते, और आपके ससुराल वाले तो काफी अमीर लगते हैं। वो देखो गुप्ता जी, गले में डायमंड का लॉकेट भी है। जरूर ये भी उनके ससुराल से ही आया होगा, माँ बता रही थी। उन्होंने बताया है इंदुमती आंटी ने इस बार एनिवर्सरी का गिफ्ट यही मांगा है, पाठक जी का डायमंड वाला लॉकेट। काश हमें भी ऐसा ससुराल मिलता।
क्या मुसीबत है यार, मेरे ही पैसे हैं और मुझे ही सुनना पड़ रहा है। इन लोगों को भी ऐसा ससुराल मिलता ना, तब इन्हें पता चलता। कोई भी ससुराल अपने दामाद को नहीं खिलाता, उल्टा जितना हो सके उतना दामाद को ठग लेता है। पिछले 4 सालों से मेरी जेब से पानी की तरह नोट बह रही है, ऊपर से सबने मजाक बनाकर रखा है वो अलग। अरे छोड़िए ना इन लोगों को, नजरअंदाज कर दीजिए। आपको पता है दामाद की जेब से पैसे निकालना घर घर की कहानी है। बस किसी की बाहर आती है और किसी के घर के अंदर ही रहती है। क्या बकवास कर रही हो? ना किसी के पास तुम्हारी जैसी पत्नी होगी और ना ही किसी के पास मेरे जैसा ससुराल। और तुम तो चुप ही रहो, इस सब की जड़ तुम हो। तुम माँ के सामने ना अपने मायके वालों का गुणगान गाती और ना माँ तुमसे अलग अलग चीजों की डिमांड करती, और ना ही मुझे पैसे खर्च करने पड़ते, और ना ही लोग मुझे ससुराल का खाने वाला दामाद कहकर मेरा मजाक उड़ाते। इतना तैयार होकर पार्टी में आया था, सोचा था काम से थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ आकर पूरा मूड ही खराब हो गया। सागर गुस्सा हो जाता है और पार्टी से घर वापस आ जाता है। बेचारा सागर ना किसी को कुछ बता पा रहा था और ना ही खुद की बदनामी रोक पा रहा था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन सागर वैशाली की साली और उसका पति एक साथ सागर के ससुराल में मिलते हैं। तभी वो जीजा जी, आपका कड़ा तो बहुत बढ़िया है, पक्का पापा ने दिया होगा आपको। आप अपने जेब के पैसे खर्च करके खुद खरीदते कहाँ हो? हाँ हाँ, ये कड़ा मुझे आपके पिताजी ने ही बना कर दिया है साली साहिबा। आप भी देखिए ना साढ़ू साहब, आप भी ऐसा कड़ा इनसे मांग लोगे, इसलिए इन लोगों ने ये बात आपसे छुपा कर रखी होगी। जाइए अभी ससुर जी के पास जाकर ऐसा सेम टू सेम कड़ा आपके लिए भी बनवा लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे इस कड़े की कोई जरूरत नहीं है। कड़ा कोई भी बनाए, पैसा तो मेरी ही जेब से जाएगा। क्या कहा? पैसा आपकी जेब से जाएगा मतलब? अरे मुझे पता है, ये कड़ा इन्होंने आपके लिए बनवाया है, लेकिन इसके पैसे आपने ही दिए हैं। वो क्या है ना, मेरे साथ भी यही होता है। जब भी मुझे ससुराल से कुछ आता है तो मेरी पत्नी मेरी जेब काटती है। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन फर्क बस इतना ही है कि आपकी माँ की वजह से आपकी बातें फैल जाती है, और मेरे घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, इसलिए घर की बातें घर में रह जाती है। बाकी हालात हम दोनों की एक ही जैसी है। हे भगवान, कम से कम कोई तो मेरा दुख बांटने वाला मिल गया। ये तो यही हुआ, हम एक ही कंपनी से फंसे हुए दो ग्राहक हैं। बिल्कुल सही कहा। न रो सकते हैं और न ही किसी को सच बता सकते हैं। ये बस हमारी कहानी नहीं है, हमारे जैसे कई दामाद की है। पैसा भी हमारा और हमारे ही पैसों से सम्मान भी हमारा।